Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. Political Processes की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 मॉरिस जोन्स की, इनके डिफरेंट आइडियाज़ की और जो डिफरेंट टर्म्स है जो इनसे रिलेटेड है उनकी हम बात करेंगे। इनके फेमस कोट्स क्या हैं और जो समरी नोट्स हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, टेबल्स मिलेंगे, आप उन टेबल को नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर लास्ट मिनट रिविजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स। इनका पूरा नाम जो था वो था विंड्रेथ हम्फ्रीज मॉरिस जोन्स, लेकिन पॉपुलरली हम इन्हें WH मॉरिस जोन्स कहते हैं। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1 अगस्त 1918 को वेल्स यूनाइटेड किंगडम में होता है। इंडियन आर्मी में ये सर्व करते हैं 1941 से 46 तक और एक लेफ्टिनेंट कर्नल का जो पद है वो अटेन करते हैं। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस रहते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन ब्रिटिश इंडिया और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी नियुक्त किया जाता है टू द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1947। इसके लिए इनकी ये वाली डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। अकेडमिक करियर जब हम इनका देखते हैं तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में ये लेक्चरर रहते हैं इन पॉलिटिकल साइंस 1946 से 1955 तक। देन 1955 से 1965 तक ये यूनिवर्सिटी ऑफ तुरहम में प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में 1966 से 83 तक प्रोफेसर ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज में जो है वो ये रहते हैं। ठीक है, एडिटोरियल रोल जब हम इनका देखेंगे तो एडिटर रहते हैं ऑफ द जर्नल ऑफ कॉमनवेल्थ एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 1964 से 1980 तक। ये जो डिटेल्स हैं इनकी आपने याद रखनी है। अब हम जाएंगे इनकी बुक्स की तरफ। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट राइटिंग्स लिखी और वो क्रोनोलॉजी से आपकी स्क्रीन पर है। 1957 में इन्होंने लिखा पार्लियामेंट इन इंडिया और इनकी बुक्स जो है वो एग्जाम में आती हैं, तो क्रोनोलॉजी से आप इनको याद रखेंगे। सबसे पहले क्या लिखी? पार्लियामेंट इन इंडिया। देन 1961 में 5 बुक्स ऑन इंडिया। देन 1964 में द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। 1965 में इंडिया द एंड ऑफ द बिगिनिंग। 1966 में इंडियाज पॉलिटिकल मिरेकल। 1976 में पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। 1978 पॉलिटिक्स मेनली इंडियन। ये बुक बहुत ज़्यादा बार जो है वो एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, 1980 में डीकोलोनाइजेशन एंड आफ्टर द ब्रिटिश एंड फ्रेंच एक्सपीरियंस। 1980 में फ्रॉम रोडेशिया टू जिम्बाब्वे बिहाइंड एंड बियॉन्ड लैंकास्टर हाउस। 1992 में थिंकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। ये सारी किताबों का मुझे नहीं पता, आप चार्ट बनाएं, आप जो मर्जी बनाएं, बट ये सारी किताबें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट के लिए मत छोड़िएगा, इनको अभी याद करिएगा। की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हम मॉरिस जोन्स के देखते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं मीडिएटिंग फ्रेमवर्क और गवर्नमेंट मूवमेंट मीडिएशन। अब ये क्या है, इसमें मॉरिस जोन्स कहना क्या चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना वो 3 प्लेयर्स के बीच में जो है वो रन करती है। कौन? सबसे पहले गवर्नमेंट, फिर मूवमेंट, फिर मीडिएटिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो 3 प्लेयर्स के बीच में है और ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या है? तो 1947 से पहले हम देखें तो ब्रिटिश रूलर्स गवर्नमेंट थे। ठीक है, उसके बाद 1947 के बाद देखें तो इंडियन गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं? मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, प्लानिंग बॉडीज, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। सिंपल मीनिंग अगर इसका देखें तो जितने भी पीपल एंड ऑफिसर्स हैं जो देश को ऑफिशियली रन करते हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट। अब मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है बिफोर 1947 हम देखेंगे तो बिग मूवमेंट वाज द फ्रीडम स्ट्रगल जो कि मेनली कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी टू एंड द ब्रिटिश रूल। 1947 के बाद में इंडिया फ्री हो गया। अब मूवमेंट का मतलब क्या है? अब मूवमेंट है पॉलिटिकल ग्रुप्स इनसाइड और आउटसाइड कांग्रेस पार्टी, ग्रुप बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, जो कि गवर्नमेंट में भले ही ना हो लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हों। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल मीनिंग अगर आप इसका देखें तो पीपल और ग्रुप्स demanding change और पुशिंग आइडियाज आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द ऑफन फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के बाहर से जो लोग सरकार की नीतियों पे प्रभाव डालने का काम करते हैं उन्हें हम मूवमेंट में बोलेंगे। बेसिकली इसमें प्रेशर ग्रुप्स है ना, ये जो बाकी के दबाव समूह होते हैं ये सारे इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने मतलब समझ लिया गवर्नमेंट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे मीडिएटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है।
तो दिस इज लाइक द रूल्स एंड रेफरी ऑफ द गेम। इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड कोर्ट्स। बेसिकली ये चीजें कंट्रोल करती हैं एंड गाइड करती हैं किसको, बोथ गवर्नमेंट को भी एंड मूवमेंट्स को भी। ये मेक श्योर करती हैं कि कोई भी ज्यादा पावरफुल ना बने। इसका सिंपल मीनिंग हम देखेंगे, द सिस्टम दैट कीप्स अ बैलेंस बिटवीन पावर एंड पीपल। ठीक है, तो ये था मीडिएटिंग फ्रेमवर्क। तो मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं कि ये मीडिएटिंग फ्रेमवर्क को ना गवर्नमेंट मूवमेंट मीडिएशन भी कहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट मूवमेंट मीडिएशन GMM भी एग्जाम में आता है तो वो किसका है, वो मॉरिस जोन्स का है। ठीक है, वो कहते हैं कि भारत में पॉलिटिक्स जो है वो 3 प्लेयर्स के बीच में रन करती है जो कि एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। पहला है गवर्नमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मीडिएटिंग फ्रेमवर्क। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे इनकी ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी वर्क्स बिकॉज द गवर्नमेंट, द पीपल्स मूवमेंट्स and the rules of the system balance each other. Even when one party like Congress is strong, democracy can still survive if it allows voices एंड फॉलो द रूल्स। अब इनका ये है कि भारत में इतनी ज्यादा कांग्रेस स्ट्रांग थी, फिर भी कैसे भारत में जो है वो डेमोक्रेसी जिंदा रही, तो वो रही मीडिएटिंग फ्रेमवर्क की वजह से, वो रही गवर्नमेंट मूवमेंट मीडिएटिंग फ्रेमवर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे इस वजह से। ठीक है, 1966 में मॉरिस जोन्स लिखते हैं दैट इंडिया हैड अचीव्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फ्री एंड फ्रीली मूविंग पॉलिटिकल सिस्टम। अब मॉरिस जोन्स कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहते हैं हम वो देख लेते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, द कांग्रेस पार्टी वॉज वेरी स्ट्रांग आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट इन्होंने कोई डिक्टेटर की तरह एक्ट नहीं करा। ठीक है, इन्होंने ऑपोजिशन को अलाउ करा, डिफरेंट ओपिनियंस को अलाउ करा, इसीलिए डेमोक्रेसी को हार्म नहीं हुआ इतने लंबे टाइम तक भी, एक पार्टी की डोमिनेशन के बाद भी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये पार्टी सिस्टम के ऊपर क्या कहते हैं। तो मॉरिस जोन्स ने कंपैरेटिवली एनालाइज करा अफ्रीकन नेशंस को इंडियन पार्टी सिस्टम के साथ, उनके पार्टी सिस्टम को बेसिकली हमारे पार्टी सिस्टम के साथ, और उन्होंने डिफरेंशिएट करा कि वहां पे 1 पार्टी सिस्टम है पर हमारे यहाँ 1 पार्टी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कह रहे थे लोग कि कांग्रेस का इतने लंबे टाइम तक प्रभुत्व रहा तो यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है, बट ही सेड नो, यहाँ पे डोमिनेंट पार्टी सिस्टम है। और 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि एक पार्टी ही अलाउ होती है और उसी के पास सारी पावर होती है। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो कि कंपीट करती हैं पावर के लिए, लेकिन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन एक ही पार्टी होती है जो जीतती है बार बार। तो उनके अकॉर्डिंग इंडिया में क्या था, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज थी। इंडिया में कांग्रेस जो थी वो बहुत लंबे टाइम तक इलेक्शन जीतती रही बार बार, वो भी बहुमत से, लेकिन बाकी पार्टीज भी एग्जिस्ट करती थी, कॉन्टेस्ट करती थी, क्रिटिसाइज करती थी। इसीलिए भारत में एक डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, ना कि 1 पार्टी सिस्टम। ठीक है, देन हम उसके बाद देखेंगे मॉरिस जोन्स कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहते हैं। तो मॉरिस जोन्स जो है वो कांग्रेस पार्टी के बारे में मतलब कांग्रेस पार्टी को द पॉलिटिकल मिरेकल ऑफ इंडिया कहते हैं। वो क्या कहते हैं, उनका एक आर्टिकल है इंडियाज पॉलिटिकल मिरेकल 1966 में उन्होंने लिखा, जिसमें वो कहते हैं कि भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक मिरेकल है और कांग्रेस पार्टी क्या है, उसका हार्ट है। अब कांग्रेस पार्टी की वो तारीफ करते हैं। बेसिकली एग्जाम में ये पूछ भी लिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कांग्रेस पार्टी का विरोध करता है, कौन उसके सपोर्ट में है, कौन सा थिंकर क्या है। ठीक है, तो वो सबसे पहले कहते हैं कांग्रेस को एज अ प्रोटेक्टर, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, ग्रुप मोबिलिटी, ये सारे भारत में ग्रो हो पाए। क्यों? ओनली द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कांग्रेस अम्ब्रेला, बेसिकली ओनली अंडर द कांग्रेस अम्ब्रेला, कांग्रेस के अंडर ही जो है वो ये सारे जो है वो ग्रो कर पाए। उनके अकॉर्डिंग कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी थी जो इतने अच्छे से लीड कर सकती थी। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज, कांग्रेस लीडर्स ने जो है वो आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी दिखाई, बेसिकली नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज के लिए माने वो, जबकि वो इतने ज्यादा बहुमत में भी थे, फिर भी उन्होंने बाकी पार्टीज को जो है वो अलाउ करा अपने यहाँ क्रिटिसाइज करने का, बोलने का। तो उनके अंदर क्या थी, लीडरशिप क्वालिटीज थी। ओपन पॉलिटिकल सोसाइटी थी कांग्रेस में, लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते थे, लीव कर सकते थे, अदर पार्टीज भी पावर के लिए compete कर सकती थी। ऑपोजिशन पार्टीज भी जो है वो कांग्रेस के अंदर डिफरेंट फैक्शंस थे, लेफ्ट के भी थे, राइट के भी थे, है ना, मॉडरेट्स भी थे। तो जो ऑपोजिशन की पार्टीज थी जो जिस विचारधारा की होती थी कांग्रेस के अंदर, वो उसी विचारधारा के लोगों के साथ भी जुड़ जाते थे, इंटरैक्ट करते थे। कांग्रेस पार्टी को वो एक पॉलिटिकल एजुकेटर कहते हैं। कांग्रेस ने जो हेल्प करा इंडियंस को कि वो पॉलिटिक्स को
को समझें, डेमोक्रेसी को समझें, कास्ट, रिलीजन, रीजनल इश्यूज के बीच में बैलेंस करा उन्होंने बेसिकली, ठीक है। इलेक्शंस एनालिसिस, इन इलेक्शन के बारे में उन्होंने कुछ कहा कि 1967 का इलेक्शन जो था उसमें मार्क्ड, इसने क्या करा, एंड ऑफ कांग्रेस मोनोपोली हुआ 1967 में, और इंडिया एंटर्ड ओपन सीज ऑफ रियल पॉलिटिकल कंपटीशन। बट 1971 में अगेन कांग्रेस अपना डोमिनेंस वापस से लाती है। इंदिरा गांधी की जो लेफ्ट लीनिंग पॉलिसीज थी और ऑपोजिशन की जो वीकनेस थी और उसकी डिपेंडेंस जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो रीजन बनती है कि 1971 में फिर से कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व है वो सामने आ जाता है, ठीक है। मॉरिस जोन्स ने कहा कि कांग्रेस जस्ट एक पार्टी नहीं थी, It was a bridge between tradition and democracy, holding India together in its early years. ये कोट आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना है। Then मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं ऑन पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, उसके बारे में देखते हैं। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि भारत में जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग या पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जो है वो ब्रिटिश रूल रहा काफी लंबे समय तक, तो उन्होंने हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम चेंज कर दिया, लॉज इंट्रोड्यूस करे, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया, डेमोक्रेसी को कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन वो डीपली इंडियन सोसाइटी को चेंज नहीं कर पाए, यहाँ के ट्रेडिशन, कास्ट, लोकल कस्टम, है ना। तो इस वजह से हमें दो तरीके के, मतलब डिफरेंट तरीके के जो है वो पॉलिटिकल कल्चर देखने को मिलते हैं। एक वेस्टर्न देखने को मिलता है, एक इंडियन देखने को मिलता है। लेकिन बात करते हैं वो कि भारत में 3 तरीके के डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करती हैं। क्या? सबसे पहले लैंग्वेज एक्टिविटी में लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिक्स, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ब्रिटिश मॉडल, उनके लॉज, इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पॉलिटिशियन, ये वाली लैंग्वेज कौन बोलता है? पॉलिटिशियंस बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, एजुकेटेड एलिट्स बोलते हैं। ये वो वाली पॉलिटिक्स है जो हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क में देखते हैं। ये कौन बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिक्स। एक है लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, इसमें आते हैं लोकल कस्टम, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी। ये यूज कहाँ करी जाती है? लैंग्वेज विलेजेस एंड लोकल एरियाज में। ट्रेडिशनल लीडर्स जो है वो इसका ही उपयोग करते हैं, और ये पॉलिटिक्स होती है ऑफ एवरीडे पीपल जो कि लोकल और कल्चरल सेटिंग्स में रहते हैं। एक आपकी लैंग्वेज है कौन? एलिट्स की, जो कि ऊपर हम देखेंगे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में एजुकेटेड लोग, ब्यूरोक्रेट्स यूज करते हैं। एक होती है लोकल लोगों की, जो लोकल ट्रेडिशनल लीडर्स, जो यहाँ लोकल के जो मतलब लोग होते हैं, उनकी पॉलिटिक्स है। एक तीसरी होती है लैंग्वेज ऑफ सेंटली पॉलिटिक्स, यानी सेंटली आइडम्स। अब उन्होंने इसमें क्या कहा? इडियम्स, सॉरी, इसमें उन्होंने कहा कि ये मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, सेल्फलेस सर्विस पे बेस्ड होती है। इसमें ये बात करी जाती है कि व्हाट शुड बी डन, है ना, क्या किया जाना चाहिए। देन ये बेस्ट रिप्रेजेंटेड थी उनके अकॉर्डिंग बाय विनोबा भावे, और विनोबा भावे को वो द सेंट ऑन द मार्च भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ जाता है एग्जाम में कि किसने विनोबा भावे को द सेंट ऑन द मार्च कहा है, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। देन इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो ये वो वाली पॉलिटिक्स है जो स्पिरिचुअल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, जो ट्रूथ, जस्टिस, सिंप्लिसिटी पे फोकस करती है। तो पहला कल्चर या पहली लैंग्वेज एक्टिविटी कौन थी? जो मॉडर्न मतलब वेस्टर्न मॉडर्न पॉलिटिक्स पे बेस्ड थी, ठीक है। तो दूसरी कौन थी? जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पे बेस्ड थी, जो लोकल लोगों के लिए है। और तीसरी थी सेंटली पॉलिटिक्स, जो सेंट लोगों के लिए, जो ट्रूथ, व्हाट शुड बी डन, इन चीजों पे, आइडियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मॉरिस जोन्स जो फेडरलिज्म इन इंडिया पे भी कुछ बात करते हैं, उन्होंने बार्गेनिंग फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। यह आपको एग्जाम में आ जाएगा। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आता है, वो ऑस्टिन का है, और एक आता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसका है? ये है हमारा मॉरिस जोन्स का। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें वो कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो था वो एक की प्लेयर था। प्लानिंग कमीशन, जिसको अभी रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, वो प्लानिंग कमीशन को कहते हैं कि वो मेन टूल था फॉर मैनेजिंग सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ठीक है। और इसके बाद हम ये समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, या फिर क्यों, मतलब ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्यों कहते हैं इंडियन फेडरलिज्म को। तो इट बिकेम अ प्लेटफॉर्म, प्लानिंग कमीशन की ये बात कर रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म बना जहां स्टेट्स रिप्रेजेंट कर सकती थी अपनी नीड्स को, और फंड्स और प्रोजेक्ट के लिए जो है वो डिमांड कर सकती थी, ठीक है। सो इवन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, इट वाज यूजुअली कंस्ट्रक्टिव। बार्गेनिंग फेडरलिज्म में वो कहते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, क्योंकि सेंटर और स्टेट हमेशा जो है वो एग्री नहीं करते, पर वो नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं एक मिडिल ग्राउंड के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि एक स्टेट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, वो बोलेगी कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा फंड्स दीजिए या स्पेशल स्टेटस दीजिए, और सेंटर कहेगा ठीक है, बट बदले में आप हमें पॉलिटिकल सपोर्ट
सपोर्ट दीजिए और हमारे जो नेशनल गोल्स हैं उनके साथ अलाइन रहिए। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बार्गेन कर रहे हैं, एक मिडिल ग्राउंड पे आने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भारत में जो सेंटर है और स्टेट है वो टोटली एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, वो मिडिल ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भारत के फेडरलिज्म को उन्होंने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है यूजुअली, जहां पे सेंटर और स्टेट्स में पावर्स डिवाइड होती हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली। वहां पे इसीलिए यहाँ पे ये कहते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन है वो दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, क्योंकि वहां पे सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलती हैं और दोनों नेगोशिएट करती हैं। ठीक है, देन समरी पॉइंट्स में हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन। इंडियन फेडरलिज्म क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। सेंटर स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, ऑफन कंस्ट्रक्टिव हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। फोकस किस पे करते हैं, कॉपरेशन नेगोशिएशन पे करते हैं। रियल स्ट्रेंथ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द फेडरल सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को साइलेंट रेवोल्यूशन कहते हैं इन इंडियन सोसाइटी और जयप्रकाश नारायण को अनहैप्पी फिलोसोफर कहते हैं। इंपॉर्टेंट कोट्स क्या है मॉरिस जोन्स के बारे में कि इंडिया हैज अचीव्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ free and freely moving political system. The Congress system operates more like a political society than a single society. Indian federalism is bargaining federalism. Federalism represents institution, social change and group mobility could not have flourished except under the ample protection of large Congress umbrella. ठीक है, umbrella. Indian politics is conducted in three idioms: the modern, traditional and the saintly. The planning commission is often an arena for conflict, but conflict that is constructive. Congress dominance was not dominance over the system, but dominance in the system. The saintly idiom is not about what politics is, but what it ought to be. The Congress party was the heart of India's political miracle. ये सारी चीजें मैंने आपको ऊपर लेक्चर में समझा दी हैं, आप इसको एक एक बार दोबारा पढ़ें। ये कोट्स हैं जो कि किसने दिए हैं, ये वो बातें हैं जो कि मॉरिस जोन्स ने कही हैं और एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाएंगी। अगर आपको ये पता होंगी ना तो आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा जो मॉरिस जोन्स के बारे में होगा लेकिन आपको नहीं आता होगा तो आप एक रिलेट करके आइडिया लगा सकते हैं, पर उसके लिए आपको ये सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपके लिए एक टेबल बना करके यहाँ पे दे दिया है। ये टेबल आप एग्जाम से 5 मिनट पहले जाके रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने ये रिवाइज किया तो एक तरीके से आपका ये पूरा लेक्चर अगर आपने सुना होगा ना तो आपके माइंड में आ जाएगा और आपको चीजें जो है वो याद रह जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थोड़ा सा लंबा बन गया बट अच्छा है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आपने सीखे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे और ये एग्जाम पीओबी से बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जुड़े रहिए आप मेरे साथ। इस वीडियो को 50 लाइक्स अगर जब आप दे देंगे तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, अदरवाइज आप इसके नोट्स बना सकते हैं। एंड डू वेल इन योर एग्जाम, बहुत नजदीक आपका एग्जाम है, 20 दिन ही बचे हैं, तो सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि ऐसे आपकी साइड बाय साइड एक यूनिट की प्रिपरेशन होती रहेगी और आप बाकी यूनिट्स पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।